हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है। सेमेस्टर 1 में जो हमारी पॉलिटिकल है हम उसे कवर कर रहे हैं और इस पॉलिटिकल का नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। देखिए, इस पॉलिटिकल का मैं ऑलरेडी आपको यूनिट 1 ऑलरेडी पूरी कवर है हमारी, एंड यूनिट 2 के भी पार्ट 3 तक हम पूरी ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी यूनिट 2 का पार्ट 4 होने वाला है। अगर आपने उन्हें चेकआउट नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हमारी यूनिट 2 का पार्ट 4 होने वाला है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अधिकार। कि अधिकार क्या होता है, चलिए देख लेते हैं अधिकार आखिर होते क्या हैं। अधिकारों का सामान्य अर्थ उन सामाजिक दबावों से है जो व्यक्ति को अपने सर्वोत्तम विकास और पहचान बनाने में मदद करता है। यानी अगर हम अधिकारों की बात करें तो अधिकार वो हैं जो किसी भी व्यक्ति को सर्वोत्तम विकास और उसकी पहचान बनाने में मदद करते हैं। राज्य अधिकार नहीं देता, वह केवल उन्हें सामान्यता देता है और सरकार केवल इन अधिकारों की रक्षा करते हैं। यानी देखिए, राज्य जो होते हैं वो कोई अधिकार नहीं देते, वो सिर्फ हमारे अधिकारों की मान्यता करते हैं, और जो सरकार होती है वो अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करती है। अधिकार समाज से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए ये हमेशा सामाजिक होते हैं। अधिकार व्यक्ति के लिए होते हैं ताकि वह अपनी पहचान और विकास को बढ़ावा सके। यानी देखिए, जो अधिकार होते हैं वो समाज में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए जो अधिकार हैं वो हमारे समाज से जुड़े हुए होते हैं। और अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति के लिए होते हैं ताकि वह अपना पहचान और ताकि वो अपना विकास कर सके। ठीक है, व्यक्ति और राज्य के संबंध में दो प्रमुख पहलू होते हैं। पहला, व्यक्ति को राज्य से क्या प्राप्त होना चाहिए जो उसे अधिकार है। दूसरा, व्यक्ति को राज्य के लिए क्या करना चाहिए। यानी अगर राज्य और व्यक्ति की बात करें तो दोनों के बीच में दो प्रमुख संबंध होता है। पहला संबंध होता है कि व्यक्ति को राज्य क्या दे सकता है, और दूसरा संबंध होता है कि व्यक्ति राज्य के लिए क्या कर सकता है या उसके क्या कर्तव्य हो सकते हैं। संक्षेप में, अधिकारों वह सुनिश्चित परिस्थिति है जिन्हें राज्य राज्य व्यक्ति के राज्य व्यक्ति के आत्मा विकास के लिए प्रदान करता है। यानी अगर हम संक्षेप में छोटे में कहें तो अधिकार जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो राज्य द्वारा व्यक्ति के लिए दी जाती है। हेराल्ड जे लास्की के अनुसार अधिकार वह सामाजिक परिस्थिति है जिसके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म विकास नहीं कर सकता। यानी लास्की कहते हैं कि अधिकार जो है वो ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण विकास या आत्म विकास नहीं कर सकता। अनेस्ट वार्कर के अनुसार अधिकार न्याय की सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित होते हैं। हालांकि अधिकार किसी भी राज्य के कुछ वर्गों को वंचित भी कर सकते हैं, जैसे प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में दासों, स्त्रियों और विदेशियों के अधिकार नहीं थे। यानी अगर हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो अधिकार कुछ लोगों या कुछ राज्यों को वंचित भी कर सकते हैं, जैसे कि प्राचीन काल में होता था दासों के साथ, स्त्रियों के साथ, और जो विदेशी लोग होते थे उनको अधिकार नहीं दिए जाते थे। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति को पूर्ण विकास के अवसर देना और राज्य की गतिविधियों पर सीमाएं तय करना है। यानी जो अधिकार होते हैं उनका जो उद्देश्य है वो यही है कि व्यक्तियों के पूर्ण विकास करना और जो राज्य है उसकी गतिविधियों में कुछ सीमाएं लगाना। अगर हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं होगा तो राज्य तो अपनी मनमानी करेगा, तो हम अपने अधिकारों से राज्यों को रोक सकते हैं अपनी मनमानी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, मानव अधिकारों के मामले में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और फ्रांस द्वारा की गई घोषणा पत्रों ने अधिकारों को केंद्रीकृत सिद्धांत माना जिन पर राजनीतिक संगठन आधारित होते हैं। 1960 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन ने अधिकारों को सामाजिक पुनर्निर्माण का प्रमुख स्तंभ माना है। ठीक है, इनके अनुसार नागरिक अधिकार आंदोलन है वो सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रमुख स्तंभ होते हैं। आजकल मानव विकास और अल्पसंख्यक समूहों जैसे LGBTQ समुदायों से जुड़े मुद्दे चर्चा की केंद्र विषय है। समकालीन विषय में अधिकारों की भाषा सामाजिक परिवर्तनों के लिए सबसे प्रभावी मानी जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे अधिकारों की प्रकृति के अधिकार जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। अधिकार राजनीतिक प्रमुख सिद्धांत है। यानी जो अधिकार होते हैं वो राजनीतिक प्रमुख सिद्धांत होते हैं जो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों को निर्धारित करते हैं। जो जैसे कि अभी हमने देखा, जो अधिकार होते हैं वो किसी व्यक्ति और राज्य के बीच के जो संबंध होते हैं उनको स्थापित करने में मदद करते हैं। अधिकारों की प्रकृति यह है कि वह मानव विकासों की समृद्धि के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करें। यानी अधिकारों की अगर हम प्रकृति की बात करें तो उनकी प्रकृति यही है कि वो मानवों के लिए, व्यक्तियों के लिए एक अवसर दे ताकि वो अपना विकास करे और वो आगे बढ़ सके। ठीक है, यही इनकी प्रकृति में आते हैं।
लास्की के अनुसार अधिकार वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यानी लास्की कहते हैं कि जो अधिकार हैं वो एक ऐसी परिस्थिति है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, अपने आप को बना नहीं सकता, अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता अगर उसे अधिकार ना हो। सालमन के अनुसार कानून अधिकार एक ऐसी हिस्सा है जिसे कानून द्वारा सुरक्षित किया जाता है। बार्बर के अनुसार राज्य द्वारा प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व और शक्तियों का विकास करते हैं। यानी देखिए ये सभी जो थिंकर हैं ये उनकी सोच है। इनमें से आप किसी एक का या दो तीन का याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि जो हमारे लास्ट के हैं उनके अनुसार क्या है, बार्बर के अनुसार क्या है, या फिर जो सालमंड है उनके अनुसार क्या है। ये सारी चीज़ें आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। और देखिए जो डेफिनेशन दी गई होती है उनको हम एज इट इज़ लिखते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो आप इनमें चेंजेस करने की गलती मत करना। जिस लैंग्वेज में लिखे हैं उसी लैंग्वेज में आपको ये याद करने होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे अधिकार किसी भी समाज की न्यायपूर्वक व्यवस्था का परिणाम होते हैं जिन पर राज्य और कानून आधारित होते हैं। अधिकार व्यक्तियों की समाज से की गई वह मांगे होते हैं जिन्हें कानून सुरक्षित करता है। अधिकार दो स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, पहला व्यक्ति का नैतिक व्यक्तित्व, दूसरा राज्य और उसके कानून। सामाजिक कल्याण के लिए अधिकार कुछ नियमों का पालन करने की मांग करते हैं। ठीक है, जो अधिकार होते हैं वो भी कुछ कानूनों का पालन करने की मांग करते हैं। अधिकार कभी भी असीमित नहीं होते, उन्हें सामाजिक हितों के साथ संतुलित करना होता है। यानी अधिकार जो होते हैं वो किसी के भी असीमित नहीं होते, उन्हें संतुलित करना होता है समाज के साथ में। ऐसा नहीं है कोई भी अपने अधिकारों का यूज असीमित रूप में कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अधिकार समय के साथ बदलते रहते हैं, जैसे जैसे समय विकसित होता है नई मांगे उभरती हैं और उन्हें अधिकारों के रूप में मान्यता मिलती है। अधिकार अक्सर परिस्थितियों और समय से बंधे होते हैं। यानी देखिए जैसे जैसे हमारा समय, हमारा जो टाइम है वो चेंज होता रहता है, तो वैसे वैसे जो हमारे अधिकार हैं वो चेंज होते रहते हैं। अधिकार कभी भी सेम नहीं रहते। अब देखिए जो पहले के लोग थे उन्हें टेक्नोलॉजी से कोई इतना मतलब नहीं था, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन क्लास लेना ये आपका अधिकार है, अगर मैं ये आपसे छीन लूँ तो आपके अधिकारों के हनन है। अगर मैं आपसे यही चीज़ 20 साल पहले छीनती कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, क्या आपको कोई फ़र्क पड़ता? क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस थी ही नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? दो मत दो, पर अभी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो ये आपका अधिकार है। ठीक है, अब हम देखेंगे नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। जो हमारे नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार होते हैं उनको देखेंगे। नकारात्मक अधिकार वह है जिसमें राज्य की ओर से किसी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। यानी नकारात्मक अधिकार वो होते हैं जिसमें राज्य की ओर से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, वह नकारात्मक अधिकार कहलाते हैं। जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपके विचार हैं, आप उन्हें व्यक्त कर सकते हैं, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखते हैं, आप जो चाहें वो कह सकते हैं, ये आपके नकारात्मक अधिकार हो जाएंगे। सकारात्मक अधिकार वह होते हैं जिनमें व्यक्ति के विकास के लिए राज्य व्यवस्था करती है, जैसे शिक्षा, रोजगार और कानूनी सहायता। यानी सकारात्मक अधिकार वो होते हैं जिसमें राज्य की हेल्प ली जाती है। अब देखिए आप क्या सोच रहे हैं, उसमें क्या राज्य से पूछेंगे कि मुझे ना ये वाली थॉट आ रहा है, क्या मैं ये सोच लूँ? ऐसा तो नहीं है कि आप कानून के पास या फिर नेता के पास जाकर सोच कहते हो कि मुझे ये सोचना है, क्या मैं सोच लूँ? क्या मुझे ये सोचने की परमिशन है? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अगर आपको शिक्षा लेनी है, रोज़गार है या कोई भी कानूनी सहायता चाहिए तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आपको पर्टिकुलर किसी जगह पर जाना होता है। जैसे कि अगर आपको शिक्षा लेनी है तो आपको विद्यालय जाना होगा, रोज़गार लेना है तो जहाँ कंपनीज़ हैं या फिर जो सरकारी जॉब्स हैं वहाँ जाना होगा, कानूनी सहायता चाहिए तो आपको कोर्ट में जाना होगा। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी सकारात्मक न्याय के अंतर्गत आ जाती हैं। उदारवादी राज्य में नकारात्मक अधिकारों पर जोर दिया जाता है, जबकि समाजवादी राज्य में सकारात्मक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी जो हमारे उदारवादी राज्य होते हैं उसमें नकारात्मक अधिकारों को जोर दिया जाता है और जो हमारे समाजवादी राज्य होते हैं उनमें सकारात्मक अधिकारों को जोर दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के अधिकारों की व्याख्या होती है और जो कल्याणकारी राज्य होते हैं उनमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के अधिकार हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे अधिकारों का औचित्य के। अधिकारों का औचित्य क्या होता है? अधिकारों का औचित्य समझाने के लिए दो प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रतिष्ठिता सिद्धांत और यात्रिक सिद्धांत। यानी अगर हम अधिकारों का औचित्य जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं तो हमें प्रतिष्ठिता सिद्धांत और यात्रिक सिद्धांत को समझना होगा। प्रतिष्ठिता सिद्धांत ये मानता है कि मानव की कुछ विशेषताएं अधिकारों को सम्मान देने योग्य बनाती हैं। यात्रिक सिद्धांतों का मानना है कि अधिकारों का सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि वह हितों के अधिकतम वितरण को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे
प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक मानते हैं कि मनुष्य के कुछ जन्मजात अधिकार होते हैं, यानी जो प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं वो मानते हैं कि एक व्यक्ति के कुछ जन्मजात भी अधिकार होते हैं जो उसे जन्म से दिए जाते हैं, जो उसे समाज या राज्य द्वारा दिए नहीं जाते, यानी उसे वो अधिकार ना तो समाज द्वारा दिए जाते हैं, ना ही वो राज्य द्वारा दिए जाते हैं। नाजिक के अनुसार अधिकार अच्छे परिणामों के लिए गौण नहीं होते, जबकि यात्रिक सिद्धांतों में अधिकारों का औचित्य उनके द्वारा प्राप्त अच्छे परिणामों पर निर्भर होता है। यानी नाजिक के अनुसार जो अधिकार हैं वो अच्छे प्रमाणों के गौण नहीं होते, बल्कि जो यात्रिक सिद्धांत होते हैं उसमें जो अधिकार हैं वो अच्छे ही परिणाम प्रदान करने पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अधिकारों की परिकल्पना, कि अधिकारों की परिकल्पना कैसे की जाती है। अधिकारों की परिकल्पना विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है, यानी अगर हम अधिकारों की परिकल्पना कर रहे हैं तो वो विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होती है, जैसे प्राकृतिक, नैतिक, कानूनी और सामाजिक कल्याण से संबंधित है। इसमें हम प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी और सामाजिक कल्याण को संबंधित करते हुए देख सकते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की परिकल्पना सबसे पुरानी है, जिसमें व्यक्ति के जन्मजात अधिकारों की बात की जाती है। और अगर हम प्राकृतिक अधिकारों की बात करें तो ये जो है ये सबसे पुरानी परिकल्पना है, जिसमें हम जन्मजात जो अधिकार होते हैं वो हमें दिए जाते हैं, वो हमारे अधिकार होते हैं। इसमें प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना में हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि सबसे पुरानी परिकल्पना होती है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत को हॉब्स, लॉक और रूसो ने आगे बढ़ाया, यानी प्राकृतिक अधिकार जो सिद्धांत है उसको समझने और उसको समझाने के लिए हॉब्स, लॉक और रूसो ने सहायता दी और इनको आगे बढ़ाया। लॉक के अनुसार व्यक्ति कुछ जन्मजात अधिकारों के साथ पैदा होता है। प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना बैथम जैसे विचारकों ने की, जिन्होंने इसे राज्य से पहले ही अधिकार मानने पर सवाल उठाए। यानी देखिए, जो लॉक है उनके कहना है कि जो व्यक्ति है वो जब जन्म लेता है तो उसे कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जन्मजात, यानी बिल्कुल जन्म लेने के बाद ही उसे कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसकी आलोचना करते हुए बैठक कहते हैं कि ये राज्य से ऊपर कैसे हो सकता है, राज्य ही तो हमें अधिकार देता है। तो इन्होंने इस चीज पर सवाल उठाया है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी हमने देखा, प्राकृतिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो सबसे पुरानी है और सबसे महत्वपूर्ण है, जो अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों में शामिल है। जॉन लॉक के अनुसार पुस्तक सेकंड ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो कि 1690 में प्रकाशित हुई थी, इसमें प्राकृतिक अधिकारों पर सबसे प्रभावशाली बयान दिए गए। और इन्होंने लॉक ने एक बुक लिखी थी जिसमें प्राकृतिक अधिकारों की सबसे प्रभावशाली बातें बताई गई थी। हालांकि थॉमस हॉक ने इससे पहले ही प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत पेश कर दिया था। और थॉमस हॉक जो थे वो भी प्राकृतिक अधिकारों के समर्थन थे, जो कि इन्होंने इससे पहले ही प्राकृतिक जो अधिकार होते हैं उनके सिद्धांत को पेश किया था। हॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों को समझने के लिए प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा को देखना जरूरी है। इसका अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें राजनीतिक संस्थाएं और सरकारें अनुपस्थित हों। यानी देखिए, जो हॉक है उन्होंने कहा कि अगर हम प्राकृतिक अधिकारों को समझना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक अवस्था को समझने की आवश्यकता है, जिसमें ना तो कोई राजनीतिक संस्थाएं हो और ना ही कोई सरकार की अनुपस्थिति हो, यानी सरकार उसमें कोई भी मौजूद ना हो। जब भी हम प्राकृतिक अधिकारों को समझ सकते हैं। हॉक ने केवल जीवन के अधिकारों को ही प्राकृतिक अधिकार माना, और हॉक के अनुसार जो जीवन के अधिकार होते हैं वही हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं। जबकि जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा। और जो जॉन लॉक है उनके अनुसार जो हमारा जीवन है, स्वतंत्रता है और जो हमारी संपत्ति का अधिकार है वो भी हमारा प्राकृतिक अधिकार होता है जॉन लॉक के अनुसार। ठीक है, ये आपको याद करना होगा कि किसने क्या कहा है। जिन जैसे रूसो ने स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को प्राथमिकता दी, और जिन हो गए और रूसो हो गए, इन्होंने स्वतंत्रता और समानता को ज्यादा अधिकार दिए, या फिर ये कहें ज्यादा प्राथमिकता दी थी। इन विचारकों का मानना था कि इन अधिकारों को राज्य के माध्यम से सुरक्षित किया जाना चाहिए और कोई भी सरकार इन्हें ही छीन नहीं सकती। और इनका मानना था कि ये जो अधिकार है, जो हमें जन्मजात अधिकार है, इनकी सुरक्षा राज्य द्वारा करनी चाहिए और कोई भी इन्हें अधिकारों को हमसे नहीं छीने। प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत प्राकृतिक कानून माना जाता है। इसके अनुसार राज्य का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए होना चाहिए। ठीक है,
अब हम देखेंगे प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना किस तरह से की जाती है। चलिए देख लेते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना बेंथम और अन्य विचारकों ने की। यानी जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं उनकी जो आलोचना है वो मेनली बेंथम और कुछ अन्य विचारक भी हैं उन्होंने की थी। अब आलोचनात्मक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। अब हम देखेंगे किस वे में या किस तरह से इसकी आलोचना की जाती है। तो इसमें पहला आप लिख सकते हैं, प्राकृतिक अधिकार असीमित होने के कारण व्यक्ति और समाज के बीच टकराव उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो असीमित होते हैं, उनके ऊपर कोई भी सीमा नहीं होती, जिसकी वजह से वो समाज में टकराव पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, प्राकृतिक शब्द से अस्पष्ट अर्थों के कारण यह सिद्धांत विभिन्न व्याख्याओं के लिए खुला रहा है। यानी देखिए प्राकृतिक शब्द ही एक अस्पष्ट शब्द है जिसका अर्थ जो है वो अस्पष्ट है, जिसकी वजह से इसकी जो सिद्धांत है या फिर इसको सही तरीके से नहीं समझा जा सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, अधिकार केवल कानून द्वारा ही सुरक्षित किए जा सकते हैं, बिना कानून के अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर हम किसी भी कानून को बना रहे हैं तो उसको लागू करने और उसकी सुरक्षा करने के लिए कानून होना जरूरी है। अगर कानून ही नहीं होगा तो अधिकारों का क्या महत्व रह जाएगा। कोई उनको लागू करवाने वाला, कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं होगा तो फिर उन अधिकारों का क्या फायदा होगा। तो इसीलिए कानून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, ग्रीन के अनुसार प्रत्येक अधिकार समाज के लक्ष्यों से जुड़ा हुआ होता है, जो केवल सामाजिक संदर्भ में ही अर्थपूर्ण होता है। इसीलिए अधिकारों और कर्तव्यों का समाज से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी जो हमारे कर्तव्य हैं, वो अधिकार हैं, वो सभी की स्वतंत्रता, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी अधिकार स्वतंत्र नहीं हो सकता हमारे कर्तव्य और जो हमारा कानून है उससे। ठीक है, अब हम देखेंगे कानूनी अधिकार के कानूनी अधिकार कौन कौन से होते हैं। कानूनी अधिकार के सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य की देन होते हैं। अधिकारों की वैधता कानून द्वारा सुनिश्चित की जाती है। यानी जो कानूनी अधिकार होते हैं इनके अनुसार जो अधिकार हैं वो राज्य द्वारा दिए जाते हैं और इनकी जो वैधता है वो भी राज्य द्वारा सुनिश्चित की जाती है। और वो देश और समय के अनुसार बदलते रहते हैं, और वो देश के और जो समय होता है उसके अनुसार चेंज होते रहते हैं। हमारे देश की जो स्थिति है उसके अनुसार हमारे अधिकार अलग हैं। ब्रिटेन या अमेरिका की जो स्थिति होगी उनके अनुसार उनके अधिकार अलग होंगे। बेथम ने कानूनी अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों से श्रेष्ठ माना, क्योंकि कानूनी अधिकार उपयोगिता लाभ पर आधारित होते हैं। यानी देखिए बेथम जो है वो कानूनी अधिकारों को श्रेष्ठ मानते हैं प्राकृतिक अधिकारों से, क्योंकि जो कानूनी अधिकार होते हैं वो हमें लाभ कमाने में हेल्प करते हैं और अधिकार देते हैं जो कि हमें लाभ और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पर जो हमारे प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, कानूनी अधिकारों की आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह सिद्धांत उन अधिकारों को शामिल नहीं करते जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी देखिए कानूनी अधिकारों को इस बात पे आलोचना की जाती है क्योंकि इसके अंतर्गत सिर्फ उन कानूनों को रखा जाता है जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है ये उनको अधिकार ही नहीं मानते। लास्की के अनुसार राज्य केवल अधिकारों को मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है, उनका निर्माण नहीं करता। यानी देखिए जो लास्की हैं इनका मानना है जो राज्य है वो केवल जो अधिकार हैं उनकी मान्यता और उनकी रक्षा के लिए होता है, न कि उनके निर्माण के लिए। तो राज्य कोई भी कानून नहीं बनाता। ठीक है, अब हम देखेंगे नैतिक अधिकार के नैतिक अधिकार कौन से होते हैं। नैतिक अधिकार व्यक्ति के अंतःकरण से संबंधित होते हैं। लास्की और ग्रीन ने इसे व्यक्तिवाद और सामाजिक कल्याण के साथ जोड़ा। उनका मानना था कि ये अधिकार राज्य के नियंत्रण से बाहर हैं और उनका उद्देश्य व्यक्ति के आत्म विकास को सुनिश्चित करना होता है। नैतिक अधिकार समाज की सामाजिक नैतिकता, सामाजिक चेतना और परिवर्तनशीलता से जुड़े होते हैं और समय समय पर बदलते रहते हैं। यानी लास्की और ग्रीन का मानना था कि जो अधिकार हैं वो हमेशा समय समय पर चेंज होते रहते हैं और उनकी जो मान्यता है वो चेंज होती रहती है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो अधिकार हैं वो परमानेंट होते हैं, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। अधिकार और दायित्व, अब हम देखेंगे अधिकार और दायित्व क्या होते हैं। अधिकारों के साथ दायित्व भी जुड़े होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग दूसरे अधिकारों का सम्मान करते हुए करें। यानी देखिए हम अपने अधिकारों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए करें, यह हमारा दायित्व होता है। समाज में पारस्परिकता के सिद्धांत पर ही अधिकारों और दायित्व चलते हैं। राज्य के प्रति हमारे अधिकारों के साथ ही हमारे सामाजिक और कानूनी दायित्व भी होते हैं। यानी देखिए जो हमारे पारस्परिक सिद्धांत होते हैं वो हमारे अधिकार और दायित्व के साथ ही चलते हैं। जो हमारे अधिकार हैं उनकी के साथ हमारे जो दायित्व हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।
अब हम देखेंगे मानव अधिकार, सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षता। चलिए इसको देख लेते हैं क्या होता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार और सार्वभौमिकता घोषित की। इस पर बहस का एक प्रमुख मुद्दा था कि क्या मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं, यह सांस्कृतिक अपेक्षा पर निर्भर है। यानी देखिए 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने एक मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर बहस की गई थी। उसमें ये था कि जो हमारे मानव अधिकार हैं वो सार्वभौमिक है या एक सांस्कृतिक अपेक्षा पर आधारित है। इस सवाल पर चर्चा की गई थी। सार्वभौमिकता के सिद्धांत का मानना है कि कुछ नैतिक निर्णय हर देश और संस्कृति के लिए समान होते हैं। वही सांस्कृतिक अपेक्षावाद का तर्क है कि हर संस्कृति का अपने विशेष मूल्य होते हैं जो उसे अन्य संस्कृति से अलग करते हैं। यानी देखिए जो हमारी सार्वभौमिकता सिद्धांत है उनका मानना है कि कुछ नैतिक निर्णय जो होते हैं वो हर देश के लिए और हर संस्कृति के लिए समान होते हैं, पर जो हमारी सांस्कृतिक संपेक्षता है उसका तर्क है कि हर संस्कृति की एक विशेष मूल्य होता है और वो अन्य संस्कृति से अलग होती है। इन दोनों में ये डिफरेंस देखा जा सकता है। आई होप आपको सारी ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी और यहाँ आपकी जो ये चैप्टर नंबर 2 था या ये कहूँ यूनिट नंबर 2 थी वो पूरी ही कंप्लीट हो जाती है। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है अगर आप उसको सेल्फ स्टडी करना चाहें, उन पूरे ही नोट्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वहाँ आपको ये सारे ही फीचर्स मिल जाएंगे जो आपकी स्टडी को और भी ईजी और बहुत ज़्यादा और भी इजी बना देंगे ताकि आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।